तो प्रेजेंटेशन की भी तैयारी जो है ना वो साथ साथ करते रहे थोड़ा सा। ठीक है, टॉपिक इंशाल्लाह ताला मैं CR के थ्रू आपको भेज दूंगा। इसमें बेसिकली मैं लास्ट टाइम आप लोगों की डिस्कशन देख रहा था, तो इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है ना। जितना ज़्यादा आपका बात करने का अंदाज़, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स बेहतर होंगी, उतना ज़्यादा आपको फ्यूचर में बेनिफिट है। ठीक है, तो इसको हेडेक ना लिया करें, इसको परेशानी ना लिया करें। ठीक है, बड़े नॉर्मल से एनवायरनमेंट में, ठीक है, आप लोगों की प्रेजेंटेशन होगी सिंपल। ठीक है, तो इसलिए अपनी ज़रा तैयारी शारी रखें। ठीक है, और कोर्स तकरीबन आज हमारे 2 चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट हो जाने हैं। तो उसमें कंप्लीट जो हमारा कोर्स है वो तकरीबन काफ़ी हद तक कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम इसको कंटिन्यू करें। अच्छा जी, मैसेज क्या आया जी? वजीहा फातिमा का मैसेज है जी सर। टॉपिक इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जल्द मिल जाएंगे। नहीं, टॉपिक इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएंगे आप लोगों को। तो CR को इंशाल्लाह ताला मैं बता दूंगा टॉपिक्स का। ठीक है, तो इंशाल्लाह बड़े सिंपलर से टॉपिक होंगे, इतने कोई कम्प्लेक्स नहीं होगा टॉपिक। ठीक, तो इंशाल्लाह ताला इजी होगा। ठीक है, अभी ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जितनी भी क्लासेस हुई हैं ये हमारी कभी भी किसी क्लास में तादाद जो है वो पूरी नहीं हुई। ये इतनी क्या आती है, मैक्सिमम जो हुए हैं 26 हुए हैं, एक दिन हुए थे। ठीक है, तो आज भी 19 है अभी तक। सर इतने ही होते हैं तकरीबन सभी क्लासेस में। काफियों को सर नेट इश्यूज हैं, तो इस वजह से भी ना वो मतलब नहीं ले पा रहे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चलो एटलीस्ट वैसे इनको बताना तो चाहिए ना कि इनका नेट इशू है। ये जिन बच्चों का नेट इशू है, नेट का इशू है, तो वो ज़रूर एक दो दफ़ा बता दें। ठीक है, ताकि बंदे को आइडिया हो कि किन किन का इशू आ रहा है। सर जुबैर का मोबाइल टूट गया तो कह रहे थे सर बता दें। जुबैर 2 हैं, ये कौन सा जुबैर है? कौन सा जुबैर है नसीम? जुबैर खालिद सर। जुबैर, जुबैर खालिद सर। ठीक हो गया। जुबैर खालिद की काफ़ी एब्सेंट थैंक है। यू। चलो ठीक है, अच्छा जी। तो ये मेरा पहला लेक्चर है जी आप लोगों के साथ एज डॉक्टर मोहम्मद आज़म। ठीक है, तो पहले जितने भी हमारे लेक्चर थे वो एज मोहम्मद आज़म थे। तो आज पहला लेक्चर। मुबारक हो सर। खैर मुबारक। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू थैंक यू। और माइक बंद करके। ठीक है, ये आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। फ्रूट्स और वेजिटेबल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो उसमें हमने 5-6 फैक्टर पढ़े थे। ठीक है, उनसे रिलेटेड हमने चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम उससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, जब हमने फैक्टर्स पढ़े थे तो उसके बाद हमने बात की थी कि राइपनिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होती है, और कौन कौन से राइपनिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, और वो किस तरह, उनका प्रोसीजर किस तरह है। ठीक है, उनका फ़ायदा क्या है, उनका नुकसान क्या है, ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि जो जिनमें रेस्पिरेशन और इथाइलिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है, उनको कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, और जिनमें इथाइलिन प्रोडक्शन कम होती है, नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट जो होते हैं उनको कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो नॉन क्लाइमेटेरिक में हमने पढ़ा था कि इनकी डी ग्रीनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें इथाइलिन प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसकी डी ग्रीनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक्स लास्ट टाइम पढ़े थे। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कोल्ड स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, इसको हमने पहले भी थोड़ा सा स्टडी किया है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि कोल्ड स्टोरेज पे टेम्परेचर कितना होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। ये एक तरह का आपका
रिव्यू या दोबारा, ठीक है, उसी टॉपिक का। कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसमें ऐड होंगी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो कंसेप्ट सारे प्रीवियस ही हैं। आपको पता है कि जो हमारी जितनी भी हॉर्टिकल्चरल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, उनको हम लो टेम्परेचर के ऊपर स्टोर क्यों करते हैं? इसलिए स्टोर करते हैं कि उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। तो शेल्फ लाइफ किस तरह जो है एक्सटेंड होती है, वो इस तरह अफेक्ट होती है, इस तरह एक्सटेंड होती है कि एक तो सेल मेटाबॉलिज्म जो है उसका रेट स्लो हो जाता है, और दूसरा जो प्लांट के अंदर जो मेच्योरिटी, जब जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल हैं जो मेच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं या राइपनिंग की तरफ जा रहे होते हैं, उनका वो प्रोसेस स्लो हो जाता है, ठीक है। प्रोसेस रुकता नहीं है, स्लो हो जाता है, ठीक है। प्रोसेस स्लो होने से क्या हो जाता है कि रेट ऑफ राइपनिंग जो है वो भी स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट होता है कोल्ड स्टोरेज का, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज में दो तरह के टेम्परेचर्स हैं, ठीक है। ये जैनुल आबिदीन जी आ रहे हैं, माइक अपना ऑफ ही रखें, जो भी स्टूडेंट ऐड हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं बात कर रहा था कि स्टोरेज के जो टेम्परेचर होते हैं वो हमारे पास दो होते हैं। पहला जो टेम्परेचर है उसको हम कहते हैं कि रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर, ठीक है। रेफ्रिजरेशन जो टेम्परेचर होता है वो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। और दूसरा जो टेम्परेचर है वो है फ्रीजिंग टेम्परेचर। जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो होता है, ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा कि आपने अगर चीज़ों को रेफ्रिजरेट करना है, घरों में फ्रीज़र हम यूज़ करते हैं, उसका टेम्परेचर रेंज जो है वो 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप फ्यू डेज़ के लिए अपने किसी भी प्रोडक्ट को की शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंड हो जाती है शेल्फ लाइफ जो है कुछ दिनों तक, ठीक है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपने उसको प्रिजर्व करना है तो फिर आप क्या करते हैं, उसके लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, ठीक है। फ्रीजिंग के भी हम देखते हैं, इसको ओवरऑल हम कहते हैं कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, जिसमें रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर भी आ जाता है और फ्रीजिंग टेम्परेचर भी आ जाता है। तो इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं, ठीक है। फ़ायदे किस तरह हैं और नुकसान किस तरह हैं, दोनों को देख लेते हैं जी हम, ठीक है। अच्छा, फ़ायदा क्या होता है कि जितने भी इसमें इंजाइमेटिक प्रोसेस हो रहा होता है, जितना भी माइक्रोबियल प्रोसेस हो रहा होता है, वो सारा मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है, वो रुक जाता है, ठीक है। मिनिमाइज हो जाएगा ये रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे और बिल्कुल रुक जाएगा फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो ये हम बेसिकली तरीक़ाकार अडॉप्ट करते हैं कि अगर हमने लॉन्ग स्टोरेज करनी है तो हम फ्रीजिंग टेम्परेचर देंगे, ठीक है। तो इसके रिजल्ट के तौर पे जितने भी डिटीरियोरेटिव प्रोसेस हैं, ठीक है, जिसमें माइक्रोबियल है या इंजाइमेटिक है, दोनों रुक जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हमने जो हम नॉर्मल प्रोसेस यूज़ करते हैं शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन के लिए, वो फ्रीजिंग है, ठीक है। क्योंकि हमने चीज़ों को जो है ना वो 1 वीक से ज़्यादा स्टोर करना होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसी पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं जो कि रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा देर नहीं निकालती, ठीक है। तो फिर हम उनकी क्या करते हैं, हम उनकी फ्रीजिंग करते हैं, ठीक है। तो फ्रीजिंग जो है वो प्रिजर्वेशन के लिए बड़ी अच्छी होती है, ठीक है, शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करती है, और ये काफ़ी पहले से लोग इसको यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक और बड़ा अच्छा एक इंट्रोडक्शन हुई है, एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो ये है कि आप पहले ब्लांचिंग कर लें, फ्रूट्स या वेजिटेबल की पहले ब्लांचिंग कर लें, फिर उसके बाद उसको फ्रीजिंग या चिलिंग टेम्परेचर दे दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे डुअल इफेक्ट होगा। कुछ इंजाम्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के ऊपर भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो उनका जो इफेक्ट होगा उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम पहले उसकी ब्लांचिंग कर लें, ठीक है। ब्लांचिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि माइल्ड हीट ट्रीटमेंट होती है टू इनएक्टिवेट इंजाइम्स, ठीक है।
तो जो माइक्रोबियल और इंजाइमेटिक एक्टिविटी है दोनों ही कम हो जाएंगी, दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगी अगर हम पहले उसको उसकी ब्लांचिंग कर लें, ठीक है। लेकिन जो नुकसान होता है, ये हमने फ़ायदे की बात की कि उसकी शेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो जाती है, फ्लेवर अच्छा हो जाता है, ये पहले भी हमने बातें की, ठीक है। तो नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जब भी आप लो टेम्परेचर के ऊपर फ्रीजिंग करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन होती है, ठीक है। अब वो क्रिस्टलाइजेशन क्या करती है, वो लिक्विड वाटर की अमाउंट को कम कर देती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी को कम कर देती है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करती है, इसके साथ साथ टेक्सचर को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्लो फ्रीजिंग करते हैं, जो क्रिस्टल साइज होता है इससे वो बड़ा होता है। अगर हम फास्ट फ्रीजिंग करते हैं तो उससे जो टेम्परेचर है, एक मिनट जी, कुछ लोग ऐड हो रहे हैं, मान आजम रज़ा, अजाम रज़ा और मोहम्मद सिराज, ठीक है। ये जो भी नए आ रहे हैं जी अपना माइक ऑफ कर दें, ठीक है जी। तो क्रिस्टल साइज का बड़ा इसमें रोल होता है, ठीक है। अगर हम स्लो फ्रीजिंग करते हैं तो उससे क्रिस्टल साइज जो है वो लार्ज होगा, और अगर हम फास्ट फ्रीजिंग करते हैं तो उससे जो क्रिस्टल साइज है वो स्मॉल होगा। अगर क्रिस्टल साइज जो है वो इंक्रीज होता है तो उसके रिजल्ट के तौर पे क्या होता है, टेक्सचर अफेक्ट होता है, ठीक है। तो टेक्सचर जब अफेक्ट होगा तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सेम नहीं रहेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से प्रोडक्ट की टेक्सचर में इफेक्ट होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी इफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये इसका एक साइड इफेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो फ़ायदे हैं वो तो बहुत सारे हैं कि जिस तरह ये इंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करता है, राइपनिंग की प्रोसेस को स्लो कर देता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो इफेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम इसमें ब्लांचिंग करते हैं, ठीक है। तो ब्लांचिंग हम फ्रीजिंग से पहले करते हैं, ठीक है। वो पूरे प्रोसेस को एक तो फैसिलिटेट करता है, दूसरा इंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है उसको स्लो कर देता है, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोसेस जो है वो भी अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि ब्लास्ट फ्रीजिंग या इंडिविजुअली क्विक फ्रीजिंग, IQF, इंडिविजुअली क्विक फ्रीजिंग, ठीक है। यानी कि अलग अलग आप सैंपल्स को लेके भी उनकी क्विक फ्रीजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके रिजल्ट के तौर पे जो क्रिस्टल बनेंगे वो स्मॉल बनेंगे, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट क्वालिटी को या टेक्सचर को अफेक्ट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो दूसरा इसमें देखते हैं कि हमारा डिटेल देखते हैं कि इसमें फ्रीजिंग का क्वालिटी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले फ्रीजिंग प्रोसेस को समझें कि वाटर जो है वो उसने आइस में कन्वर्ट होना है, ठीक है। जैसे ही वो आइस में कन्वर्ट होगी तो उसके रिजल्ट के तौर पे जो माइक्रोबियल और इंजाइमेटिक नहीं, जो प्रोसेस हैं वो सारे के सारे अफेक्ट होंगे। ये माइक अपना जो है ना जी ये ऑफ ही रखें, ठीक है जी। तो आइस वाटर में कन्वर्ट होना है आइस में, ठीक है। जैसे ही वाटर आइस में कन्वर्ट होगा तो इसके रिजल्ट के तौर पे जो है माइक्रोबायोलॉजिकल और एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो हिंडर होगी, ठीक है। और ऑक्सीडेशन और रेस्पिरेशन का जो रेट है वो भी मिनिमाइज होगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने आपको बताया कि स्लो फ्रीजिंग करेंगे तो उसके रिजल्ट के तौर पे टेक्सचर ज़्यादा अफेक्ट होगा, क्रिस्टल जो हैं वो बड़े होंगे, ठीक है। ये जो फिनोमिना है, अगर क्रिस्टल बड़े होंगे तो ये जब टेक्सचर अफेक्ट होगा तो इंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि टेक्सचर डैमेज हो गया है, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरफेस के ऊपर मौजूद थे वो क्या होगा,
वो उस फ्रूट के अंदर या वेजिटेबल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, ठीक है। पेनिट्रेट करने की वजह से क्या होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है विद इन द फ्रूट और विद इन द वेजिटेबल जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस मौजूद हैं, ठीक है। तो ये डिटीरियोरेशन की तरफ भी जा सकता है आगे, और फूड की स्पॉइलेज की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। अब दूसरी जो चीज़ है, ये मैंने स्लो फ्रीजिंग का आपको बता दिया कि उसमें क्रिस्टल बनते हैं। क्रिस्टल बनने की वजह से क्या होता है, टेक्सचर इफेक्ट होता है। टेक्सचर इफेक्ट होने से क्या होता है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी के इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एक तो टेक्सचर इफेक्ट हो गया, दूसरा क्वालिटी इफेक्ट हो गई। अब अगर हम फास्ट फ्रीजिंग करते हैं, कैरोजेंस यूज़ करते हैं, जिस तरह लिक्विड नाइट्रोजन है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको यूज़ करते हैं, तो इससे फास्ट फ्रीजिंग होगी, ठीक है। अब फास्ट फ्रीजिंग का क्या इफेक्ट होता है, फास्ट फ्रीजिंग का इफेक्ट ये है कि इसमें जो भी आपका फ्रूट है या वेजिटेबल है उसमें क्रैकिंग इंड्यूस हो सकती है, ठीक है। यानी अगर आप यकदम एक फ्रूट या वेजिटेबल को आप फ्रीज कर देंगे तो उससे क्या होगा, उसमें क्रैकिंग के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब वो दोबारा अपनी नॉर्मल शेप के ऊपर आएगा तो उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है ये फास्ट फ्रीजिंग का होता है, ठीक है। सेल जो है वो इसमें डैमेज हो सकते हैं, सेल की डिहाइड्रेशन हो सकती है, ठीक है। और ये जो किसका तो ये सारी चीज़ें जो है वो फास्ट फ्रीजिंग से भी अफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह जो उसमें ओलिगोसेक्राइड्स होंगे, ठीक है, प्राइमरी वाल के अंदर या मिडिल लैमेला के अंदर, ठीक है, तो वो एक्चुअली टेक्सचर जो है वो बनाने में वही उनका रोल होता है, ठीक है। जो पैक्टिक ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं वो प्राइमरी वाल के अंदर और मिडिल लैमेला के अंदर, ठीक है। ये पॉलीसेक्राइड जो होते हैं इनसे सेल वाल का जो टेक्सचर है वो प्रॉपर बनता है, ठीक है। तो एंड यूज़र की ख्वाहिश होती है कि कोई भी फ्रूट हो, कोई भी वेजिटेबल हो तो वो फार्म होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ हद तक जो है वो वेजिटेबल्स के अंदर वो टेंडर होनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन जब हम उसकी फ्रीजिंग करते हैं तो फ्रीजिंग के अंदर जो चांसेस होते हैं कि वो उसकी फॉर्मनेस जो है वो रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। ये ऐड तो मैंने सबको कर दिया जितने भी इधर शो हो रहे हैं। उस्मान शानी के मैसेज आ रहे हैं जी, जुबैर को भी जी ऐड कर दिया, जितने भी शो हो रहे थे मैंने सबको ऐड कर दिया जी। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं जी। जुबैर ऐड कर लिया जी हमने। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है, अगर आप टेक्सचर को बचाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें एक और बड़ा अच्छा तरीका जो है ना, वो एक साइंटिस्ट ने बताया कि अगर आप रैपिड फ्रीजिंग करना चाहते हैं तो उससे पहले आप HTST को अडॉप्ट करें। HTST क्या है, हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले ब्लांचिंग अगर हम कर लें तो उससे क्या होता है, जो टेक्सचर लॉस है, इंजाइमेटिक एक्टिविटी है या माइक्रोबियल एक्टिविटी है, वो इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम ब्लांचिंग कर लें हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम दे के, उसके बाद रैपिड फ्रीजिंग कर लें -4.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो इससे जो टेक्सचरल क्वालिटी है फ्रोज़न वेजिटेबल्स की वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो ये तरीकाकार हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, हमने देखा कि फ्रीजिंग क्या होती है, रेफ्रिजरेशन क्या होती है, उनका उनका फ़ायदा क्या है, उनका नुकसान क्या है, क्वालिटी को किस तरह अफेक्ट करते हैं, अगर हम फास्ट फ्रीजिंग करें, स्लो फ्रीजिंग करें तो उसके क्या नुकसान होते हैं, अगर हम फास्ट फ्रीजिंग करें तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ इनमें अफेक्ट होती है, ठीक है। उस चीज़ को जो जो टेक्सचर अफेक्ट होता है, टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
ये अभी तक हमने पढ़ा। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कोल्ड स्टोरेज को अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहली जो चीज़ है वो टेम्परेचर ही है, ठीक है, कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसमें रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है, उतना ही ज़्यादा उसमें राइपनिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये मेटाबॉलिक एक्शंस होते हैं विद इन द प्लांट, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं हीट से, ठीक है। बहुत सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं जिनको अगर हम हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करते हैं तो फिर जो है उनकी लाइफ जो है वो कम होती है। अगर हम उसको लो टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करते हैं तो उनकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर जो है वो बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है, ठीक है। दूसरा हम साथ ही इसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर के साथ जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो फिनोमिना होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था, 3 रेंजेस बताई थी और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली, ठीक है। तो जो मेनली हम कोशिश करते हैं कि 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर फ्रूट्स और वेजिटेबल को स्टोर किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो साथ मेन अफेक्ट करती है, ठीक है। बेसिकली जब भी हम फ्रीजिंग कर रहे होते हैं तो हमने 3 चीज़ों को जहन में रखना होता है, ठीक है। एक हमने देखना होता है कि इसमें कितने फिजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी इसमें हीट का रोल क्या है, मॉइस्चर लॉस कितना है, लाइट जो आ रही है वो इसको किस तरह अफेक्ट कर सकती है, फिर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं। यानी अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर दे देंगे तो फिर क्या हो जाता है, फिर प्रोटीन्स डी नेचर हो जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर दे दें फिर भी प्रोटीन डी नेचर हो जाती है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह फैट्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है। तीसरी जो हम चीज़ देखते हैं वो माइक्रोबियल रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है, कि माइक्रो बायोलॉजिकल एजेंट्स जिस तरह बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो किस तरह अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम जहन में रखते हैं। तो इसी हिसाब से हम अपने टेम्परेचर को प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से और शेल्फ लाइफ के हिसाब से हम टेम्परेचर को सेट करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है फैक्टर, ठीक है। उसके बाद मैंने रिलेटिव ह्यूमिडिटी की आपको बात बताई। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि 90 to 95% रखी जाए, लेकिन इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर भी देयर आर चांसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यीस्ट, ठीक है। यीस्ट और मोल्ड का जो है ना वो ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 85 से लेके 95 तक जो है यीस्ट और मोल्ड जो है इतनी परसेंटेज के ऊपर ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि लो टेम्परेचर जो है ये मोल्ड और यीस्ट के लिए भी जो है वो इनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल होता है। इनको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है और लो टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरह ये भी अफेक्ट कर सकते हैं आगे प्रोडक्ट को। तो इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी जो है इसकी सिलेक्शन भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अगर मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर लें फ्रूट्स और वेजिटेबल के, तो फिर इनके ग्रोथ के चांसेस यीस्ट और मोल्ड के कम हो जाते हैं, ठीक है। तीसरी जो चीज़ अफेक्ट करती है दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ स्टोरेज एटमॉस्फेयर। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, और इथाइलिन, इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है चीज़ों की स्टोरेज में, ठीक है। कि जब आप स्टोर करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल को तो उसमें इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो आप कोशिश करते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को भी कंट्रोल रखा जाए, ठीक है, ऑक्सीजन के लेवल को भी कंट्रोल रखा जाए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर ज़्यादा लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो उसके रिजल्ट के तौर पर भी प्रॉब्लम होंगी। अगर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर भी ऑक्सीडेशन के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद लास्ट फैक्टर है दैट इज़ द वेंटिलेशन। आपको मैंने पहले भी बताया था कि वेंटिलेशन जो है ड्यूरिंग द लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। अगर एयर की सर्कुलेशन नहीं होगी प्रॉपर तो
there are chances for the accumulation of ethylene gas in the chamber or in the storage chamber. ठीक है, तो ventilation is also an important factor to consider during transportation. ठीक है, तो ये 3-4 फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं. ठीक है जी, तो ये हमारा जी 2 चैप्टर हमारे थे, हमने पढ़ने थे, वो कंप्लीट हो गए. ठीक है, तो किसी को भी कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इन दोनों को एक दफ़ा स्टडी ज़रूर करें. इंशाल्लाह कोशिश होगी कल का लेक्चर और या परसों के लेक्चर में थोड़ा सा हम एक दफ़ा रिकैप करें सारी चीज़ों को. ठीक है, तो CR इन सब की अटेंडेंस देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें जो जो प्रेजेंट है. ठीक है, मीटिंग टाइम हमारा जो है ना वो एंड होने वाला. ठीक है, 6-7 मिनट रह गए, तो अटेंडेंस जो है ना वो सबकी यहाँ पे नोट कर लें कौन कौन से लोग हैं इसमें. ये अच्छा जी, आप मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं उसके मतलब भी सुन लें जी, आपको पीछे क्या नज़र आ रहा है. आज मैं अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आया हूँ, तो इस वक्त मैं अपनी लैब में मौजूद हूँ. ठीक है, जो मेरे पीछे आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक माइक्रो इनकैप्सुलेटर है. ठीक है, जो छोटे वाला आपको नज़र आ रहा है, और जो ग्रीन कलर की पट्टी में नज़र आ रहा है ये लेमिनार कैबिनेट फ्लो है. जब भी आपने कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी करनी होती है तो आप लेमिनार कैबिनेट फ्लो में करते हैं. और किसी भी चीज़ को अगर आपने इनकैप्सुलेट करना हो, ठीक है, जिस तरह आपने कैप्सूल्स देखे होंगे उस तरह की चीज़ बनाने के लिए जो आपको पीछे नज़र आ रहा है वो माइक्रो इनकैप्सुलेटर है. ठीक है, तो ये जी आज का बैकग्राउंड इससे रिलेटेड है जी. किसी का कोई क्वेश्चन हो विद इन 5 मिनट वो पूछ सकता है जी. ये आज अज़ाम रज़ा जो है माशाल्लाह, इनको मैं कोई चौथी दफ़ा ऐड कर चुका हूँ. अज़ाम रज़ा काफ़ी दफ़ा ऐड हो चुके हैं आप. जी जनाब, 18276 कुछ बोलने लगे हैं जी. माइक ऑन है इनका. आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, तैयारी अच्छी तरह करते रहें. ठीक है, इंशाल्लाह ताला पेपर आप लोगों के अच्छे ही होने चाहिए, जितनी माशाल्लाह आपको टाइम मिल गया तैयारी का, और आप लोग साथ साथ उम्मीद है तैयारी करते भी रहे होंगे. ठीक है, फिर भी आपको किसी भी लेक्चर में कोई भी इशू हो बिला तकल्लुफ़ पूछें. ठीक है, अगर किसी को सिलेबस की समझ ना आ रही हो वो पूछें. हाँ जी, प्रैक्टिकल से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपसे डिस्कशन करनी थी. लास्ट 2 प्रैक्टिकल मैंने अपलोड करने हैं इंशाल्लाह वेरी सून. ठीक है, प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल अभी तक लिखा मतलब हो गया हमारा, जो पढ़ा दिया है, अब प्रैक्टिकल तो नहीं हम कर सकते थे. ठीक है, वो आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखना भी है. ठीक है, ताकि जैसे ही जब हम हमारे इधर एग्ज़ाम स्टार्ट हों तो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी भी कंप्लीट हो. ठीक है, और जो है प्रैक्टिकल में ही हमने जो कुछ ग्रुप्स बनाने हैं. ठीक है, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं कंप्लीट डिटेल के साथ आपको उसमें बता दूंगा. ठीक है, तो जितने हो चुके हैं उनको कंप्लीट करें. ठीक है, जो हमारा कल का लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें रिवीजन ही होगी. ठीक है, तो जिन्होंने पहले लेक्चर्स नहीं अटेंड किए वो कल का लेक्चर ज़रूर अटेंड करें. ठीक है, तो उसमें इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, चीज़ें दोबारा एक दफ़ा रिपीट हो जाएंगी. ठीक है, तो अबू तला अटेंडेंस नोट कर लिया जी. अबू तला ये 19 पार्टिसिपेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी. अगर सर कर लिए. अच्छा चलें, ठीक हो गया. ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.